वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग भारतीय भवन केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का अति लघु तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ में आए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका हम लोग क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। पहला प्रश्न कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। यानी कह रहा है कि जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें जो अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है, उसको किस रूप में लिखते हैं। आप देखिए, यहाँ पर दो शब्द आ रहा है। दो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला जो शब्द आ रहा है वो है अभिकारक और दूसरा है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल को सबसे पहले हमको समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये A+B, ठीक है, कोई पदार्थ है, तो ये बनाया क्या? C+D पदार्थ बनाया। तो अब देखिए, इसमें जो A+B आप देख रहे हैं, यानी जो एरो का जो साइन है, इस एरो के साइन के बाईं ओर जो आप A+B देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, यानी एरो का जो साइन होता है, तीर चिन्ह, उसके बाएं ओर जो लिखा रहता है वो अभिकारक होता है। ठीक है, और एरो के साइन के जो दाएं ओर लिखा होता है, जैसे C+D, तो C+D हमारा क्या हो गया? ये प्रतिफल हो गया। यानी एरो के साइन के जो बाईं ओर लिखा हुआ है वो अभिकारक और जो दाईं ओर लिखा होता है वो प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें जो अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है, उसको हम किस रूप में लिखते हैं? उसको हम किस रूप में लिखते हैं? तो रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें जो हमारा अभिकारक है, जो प्रतिफल है, उसको हम किस रूप में लिखते हैं? तो उसको आप कहिएगा कि संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखते हैं। उसको किस रूप में लिखते हैं? संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जब अभिक्रिया होता है तो जल का निर्माण करता है। तो अगर इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो अभिकारक है और जल हमारा बना, तो जल क्या? प्रतिफल है, उसको उत्पाद भी बोलते हैं। तो इसको हमको लिखना है, जो अभिकारक और प्रतिफल है इसको हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? संकेत और सूत्र के द्वारा ही लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, जल बनाया, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत लिखेंगे H, ठीक है, प्लस लिखेंगे। और ऑक्सीजन का 2 अणु होता है तो O2 लिखेंगे। और जब ये हमारा बन गया तो क्या बना? H2O बन गया। ठीक है, H2O बन गया। तो इसको हम किस रूप में लिखें? संकेत और सूत्र के रूप में ही ना लिखें। हाँ, तो समझ गए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। 2 नंबर प्रश्न कहता है, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी कह रहा है कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें ये जो हम तीर चिन्ह देते हैं, क्यों देते हैं? आखिर कुछ ना कुछ कारण होगा तब हम देते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे कि तीर चिन्ह का प्रयोग अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए किया जाता है। यानी ये जो तीर चिन्ह है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए, कि जो अभिक्रिया है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। समझ रहे हैं? यानी अभिक्रिया का जो दिशा है उसको बताने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब आगे 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या समीकरण H2 + Cl2 बना 2HCl संतुलित है। यानी जो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है H2 + Cl2, तो ये हमारा बन गया 2HC और L।
अब इसमें देखिए H2 यानी हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 2 परमाणु। Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन का कितना परमाणु, 2 परमाणु। यानी देखिए ये क्या है, हमारा अभिकारक हुआ, ये अभिकारक हुआ, ठीक है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, क्लोरीन का संख्या कितना है, 2। अब प्रतिफल में देखेंगे, ये प्रतिफल हुआ, तो प्रतिफल में देखिए 2 इंटू क्या लिखा हुआ है, Cl, यानी ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। यानी इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2, इधर भी क्लोरीन का संख्या 2, इधर भी क्लोरीन का संख्या 2। यानी ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो लिखेंगे कि हाँ समीकरण जो है H2 + Cl2 क्या है, संतुलित है, ठीक है। अब अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो अभिकारक है वो प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी अभिकारक है वो प्रतिफल में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जल है, ठीक है। तो जल मान लीजिए अभिकारक है, अब वो टूटेगा तो प्रतिफल में बदलेगा ना जी, जब टूटेगा तब ना प्रतिफल में बनेगा। तो टूटना यानी अपघटन अभिक्रिया, उसको कौन सा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, ठीक है। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो कह रहा है कि अभिकारक टूट के प्रतिफल में परिवर्तित होता है, वो कौन सा अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके प्रतिफल बनाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी अभिकारक उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके प्रतिफल बनाते हैं। देखिए तो संयोग करना यानी जुड़ना, संयोग करना यानी जुड़ना। तो देखिए यहाँ पर जब संयोग करना कह रहा है, संयोग करना, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यह जो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोग से क्या बन गया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते। अब देखिए आप कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक क्या करते हैं, अपने मूलकों का, मूलक करने का मतलब आयनों का विनिमय करते हैं। विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। यानी किस अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं वो अपने मूलकों का यानी आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो उस अभिक्रिया का नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक हैं वो अपने आयन का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। यानी जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है उसका उदाहरण आपको किस रूप में लिखना है, तो समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण के रूप में, हमको सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे कि BaCl2 यानी Ba यानी बेरियम, Cl2 क्लोरीन, दोनों मिला तो बना क्या, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। Na का मतलब क्या, सोडियम, और इस से तो समझ रहे सल्फर और से ऑक्सीजन। तो Na2SO4 का मतलब होता है सोडियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया हुआ तो बना क्या, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। ये देखिए डाउन एरो जो यहाँ देख रहे हैं, ये डाउन एरो का मतलब होता है कि अवक्षेप बना, क्या बना, अवक्षेप बना, प्लस 2 NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है, साधारण नमक। घर में हम जो लोग नमक खाते हैं उसी का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है NaCl यानी साधारण नमक, ठीक है।
तो इसमें इसका समीकरण लिखेंगे जैसे BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जब जो है सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया होगा तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और NaCl यानी साधारण नमक बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको उदाहरण दे देना है एक। अब आगे जो है 8 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। यानी इसमें हमको क्या हो रहा है कि जो कॉपर है, कॉपर यानी समझ रहे तांबा, आयरन तो समझ रहे लोहा, तो कह रहा है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। यानी जो कॉपर है वो अधिक क्रियाशील है किस से, आयरन से, तो नहीं, ये क्या है, नहीं होगा, गलत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें और सीख सकें। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। यानी कह रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया है। पहले समझ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, वो आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। और अवकरण ठीक इसका उल्टा, यानी ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुट रहा था, लेकिन अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा नहीं, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और हाइड्रोजन जुटेगा। अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, जो संयोजन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण, ठीक है, या अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया में। लेकिन जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, अवकरण अभिक्रिया हुआ, इसमें आयन का आदान प्रदान नहीं होता है। तो होगा ये, नहीं होगा, तो लिखेंगे कि नहीं, उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी हमारे शरीर में भोजन क्या होता है, पचता है। पचना का मतलब क्या, भोजन जो है वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। तो टूटता है यानी भोजन का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। भोजन का क्या होता है, अपघटन ही होता है, टूटता ही ना है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर कहता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखें। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उसके 2 उदाहरण लिखना है। अब देखिए समझ लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। जिसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो H2 + Cl2 है, H2 + Cl2 अभिक्रिया हुआ तो 2HCl बना है। तो देखिए H2 हाइड्रोजन समझ रहे हैं और Cl2 यानी क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुआ तो HCl बन गया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, ठीक है, आप हाइड्रोजन ले लीजिए और एक बीकर में क्लोरीन, उसको दोनों को मिला दीजिए और उसको अंधेरा में रख दीजिए, तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा, उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को
दोनों को मिला करके अगर उसको धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो उसमें क्या होगा, अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो इस प्रकार यह जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा इसी में क्या है, दूसरा कहता है कि 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 6H2O यानी जल, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, 6C6H12O6 और प्लस में O2 बनाता है। यानी CO2 समझ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और ये C6H12 ये आपका ग्लूकोज है जो पौधे बनाते हैं, और O2 ऑक्सीजन। यानी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं वो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। पौधे उसके लिए क्या करते हैं, वायु से, वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल जो है वो जमीन से जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं, और क्लोरोफिल तो पत्ती में ही होता है, ठीक है। तो उसकी सहायता से पौधे क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, रैंसिड फूड क्या है, यानी दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, कह रहा है कि जब भोजन को खुला वायु में लंबा समय तक छोड़ दिए, कोई भी भोजन हम बनाएं और उसको हम खुला वायु में लंबा समय तक हम उसको छोड़ दिए, ठीक है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। यानी जब भोजन हम बनाएं उसको वायु में लंबे समय तक अगर हम छोड़ देंगे तो उससे भोजन से क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है, ठीक है, जिसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसके गंध यानी इसका जो गंध होता है, स्मेल होता है, और स्वाद वो क्या होता है, अप्रिय हो जाते हैं। माने वो जो गंध होता है, स्मेल होता है, और जो स्वाद होता है वो अप्रिय होता है, यानी वो हमारे प्रिय नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। यानी क्या करा था कि भोजन को जब हम खुला वायु में लंबा समय तक रख दिए तो उससे दुर्गंध आने लगा, वही तो है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न कहता है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। यानी जो ताज़ा खाद्य पदार्थ है, जो ताज़ा भोजन बना, ठीक है, जो ताज़ा भोजन बनाए तो उसको सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय आपको बताना है। तो देखिए उपाय में क्या लिखेंगे, एक उपाय ही सिर्फ आपको बताना है, चूँकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें लिखेंगे कि ताज़ा खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। एक उपाय क्या है कि जो ताज़ा खाद्य पदार्थ है उसको कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यानी देखिए ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे होगा पहले समझ लेते हैं। अब देखिए कैसे, इधर देखिए एफी समझ रहे हैं, एफी जो है इधर कितना है, 1 है। एफी का परमाणु की संख्या इधर क्या है, 1 है, और इधर क्या है, एफी का 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है। यहाँ एफी जो है का परमाणु संख्या 1 है, यहाँ एफी का परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। तो कैसे संतुलित होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे कि देखिए एफी के आगे क्या लिख देंगे, 2, तो एफी कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये जो एस है, एस यानी जो सल्फर ये भी 2 हो गया, चूँकि इसके क्या गुना में है। और O4, तो O कितना है, 4 है, और 2 से गुना हो जाएगा तो O कितना हो जाएगा, 8। यानी Fe कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए Fe हमारा संतुलित। अब उसके बाद S कितना हो गया, S हमारा 2 हो गया। अब इधर S देखिए के गो है, एक S के 2S, S भी हमारा संतुलित, सल्फर भी संतुलित हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन हमको देखना है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया ना जी, 4 और 2 कितना हो गया, 8। तो 8 इधर देखिए, 8 इधर ऑक्सीजन है, तो 8 देखिए इधर O कितना है, 3, O2,
और O3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 2 5 5 3 8, यानी O भी हमारा क्या हो गया 8 हो गया। तो ये हमारा जो समीकरण है क्या हो गया, संतुलित हो गया। बस आपको FeSO4 के आगे 2 लिख देना है। क्या लिखना है, 2 लिख देना है, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। यानी ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसमें 2 यौगिक समझते हैं, यौगिक बोलते हैं तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं, यानी 2 तत्व मिल करके यौगिक का निर्माण करता है। तो 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक, यानी 2 यौगिक संयोग करेंगे और एक यौगिक बनाएंगे, उसका उदाहरण देना है। तो देखिए लिखेंगे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना, ठीक है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड वो एक यौगिक है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, यौगिक है। तो 2 यौगिक मिल करके यहाँ देखिए CaCO3 बनाए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बनाए, यानी 2 यौगिक यहाँ क्या हो गया, मिल करके एकल यौगिक बनाए। इसी का उदाहरण हमको देना था, उदाहरण हम दे चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, इस समीकरण NaOH प्लस HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं ये क्षार है, क्या है, क्षार। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं ये हमारा क्षार है, ठीक है, क्या है, क्षार है। और ये HCl देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तब बनाएगा NaCl। जो ये NaCl देख रहे हैं ये हमारा क्या है, लवण है, क्या है, लवण। और H2O तो समझ ही रहे हैं ये जल है, क्या है, जल है। तो कह रहा है कि देखिए जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो लवण जल बनाया। तो कह रहा है कि निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण, क्या हो रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया देखे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है। यानी जो अभिक्रिया आप देखें, ये जो आप अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जो आयन होता है उसका आदान प्रदान होता है। तो इसमें देखिए जो पहले हम उसको लिख लेते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है वहाँ पर NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl। तो ये हमारा बन गया क्या, NaCl प्लस H2O बना, ठीक है, H2O बना। तो देखिए Na जो यहाँ पर है ये क्या होता है, प्लस चार्ज इस पर होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है, H पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज। वैसे ही Na पर प्लस और Cl पर माइनस, H पर प्लस और O पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए आयन का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ है। देखिए जैसे NaOH था और HCl से अभिक्रिया जब हुआ तो NaCl बना, यानी कि जो Na था, Na जो यहाँ देख रहे हैं वो Cl के साथ जुड़ गया। देखिए NaCl आ गया ना, Na जो है Cl के साथ जुड़ गया, H जो है हटा दिया, यहाँ से H को हटा दिया, यानी NaCl से जुड़ गया, ठीक है, NaCl बन गया। अब बचा क्या, OH यहाँ बच गया और H यहाँ बच गया। तो ये जो OH था और H था जुड़ करके क्या बन गया, H2O। तो आयन जो था उसका आदान प्रदान हो गया ना, इसका जो था आयन इसके साथ आ गया, इसका आयन इसके साथ आ गया और इसका आयन इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इसी कारण ये किसका उदाहरण हुआ, उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ।
अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया जो देख रहे हैं H2O प्लस Fe2HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीकारक इसमें कौन सा पदार्थ है। तो देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो H2O यानी ऑक्सीजन से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीकारक कौन होगा, तो ऑक्सीकारक यहाँ पर होगा हाइड्रोजन होगा। कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो जस्ता है, जस्ता समझ रहे, जिंक Zn, ठीक है, तो जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, ठीक है, यानी जस्ता के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बनता है। किंतु जब कॉपर से, कॉपर यानी तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों, यानी कह रहा है कि जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया जो है हम करवाते हैं तांबा से तो कुछ नहीं होता, मतलब अभिक्रिया होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता है, वही पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि क्योंकि जो कॉपर है यानी तांबा है वो जस्ता की अपेक्षा यानी जस्ता की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी जो हमारा तांबा है वो कम अभिक्रियाशील धातु है। जो तांबा देख रहे हैं, जो तांबा जो आप देख रहे हैं तांबा, ठीक है, जो तांबा है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए क्रिया नहीं, जब वो अभिक्रियाशील है ही नहीं तो अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा। तो जो हमारा तांबा है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, ये अंतिम प्रश्न है, कहता है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है, तो ब्यूटेन है। कौन है, ब्यूटेन जो है वो पेट्रोलियम गैस, यानी जो देखें एलपीजी जो सिलेंडर होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका जो मुख्य अवयव है वो क्या है, तो ब्यूटेन है। ऐसे उसके अवयव की बात करें तो उसमें 3 अवयव होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य अवयव पूछ रहा है तो मुख्य अवयव यहाँ पर ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है। और ये देखिए, ये हम आपके लिए एक चार्ट लाए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है कि कौन सा धातु सबसे अधिक क्या है, जैसे यहाँ धातु दिया हुआ है, यहाँ उसका संकेत और सक्रियता, यानी कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिसका संकेत K होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम देखिए, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे इसका जो सक्रियता है ये कमते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम जिसका संकेत होता है K, उसके बाद होता है कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca, ठीक है, उसके बाद सोडियम का संकेत Na, मैग्नीशियम का संकेत Mg, एल्यूमिनियम इसका संकेत Al, जिंक का संकेत होता है Zn, ठीक है, Zn। उसके बाद देखिए लोहा है, लोहा का Fe, फेरम, टीन है, टीन का होता है Sn, स्टेनम बोलते हैं उसको, और लेड का क्या होता है Pb, प्लम्बम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसका होता है H, तांबा यानी जिसको कॉपर बोलते हैं Cu, पारा का होता है Hg, इसको बोलते हैं हाइड्रागायरम, क्या बोलते हैं, हाइड्रागायरम बोलते हैं। पारा के बाद क्या है, चांदी है, चांदी को बोलते हैं Ag, अर्जेंटम। उसके बाद सोना को बोलते हैं Au, औरम, ठीक है। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम था और सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो सोना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला एग्जाम में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।